हेलो, कैसे हैं। आज फिर मैं आप लोग के साथ स्टूडेंट एलीट पे एक नए टॉपिक के साथ जुड़ा हूं और उस टॉपिक का मैं फिर से डिस्कशन करूंगा। और आज का जो टॉपिक होंगे राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति से बनने वाले आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन होंगे मैं उस पर आज डिस्कस करूंगा और राष्ट्रपति के अगले भाग है अगले दिन अपलोड किया जाएगा। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष है ना कौन होता है ना। तो बताया जाए, यदि बोला जाए तो है ना कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं भारत में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होंगे, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो मैंने कल संसद जब बता रहा था, है ना, जब मैंने बताया तो उसमें भी बताया कि कार्यपालिका जैसे देखा जाए कि संघ की कार्यपालिका, तो मैं इसमें आज डिटेल करता हूं कि संघ है ना, ये जो संघ की कार्यपालिका है, संघ जो है ना, संघ आपका 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कार्यपालिका है ना। दूसरा आपका है विधायिका। और तीसरा आपका है न्यायपालिका। तो मैं बता दूं कि न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आते हैं, है ना। और विधायिका के अंतर्गत है ना लोकसभा और प्लस राज्यसभा। और यदि कार्यपालिका देखा जाए तो कार्यपालिका आपका राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति। तो मैं अनुच्छेदों की जब चर्चा करूं तो अनुच्छेद आपका राष्ट्रपति है ना, बताया गया अनुच्छेद आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत में है ना, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। और यदि विधायिका की बात कही जाए तो विधायिका कहने का मतलब संसद, तो संसद का निर्माण है ना, संसद का संगठन के बारे में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 79 के तहत है ना संसद का गठन किया जाता है, जिसमें लोकसभा है ना 81 अनुच्छेद 81 में रखा गया है। और राज्यसभा है ना आर्टिकल 80 में रखा गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होंगे, है ना, उच्चतम न्यायालय होंगे, है ना, न्यायाधीश होंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद यानी आर्टिकल 124 में कहा गया है, आर्टिकल 124 में कहा गया है। तो आप बता सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यपालिका जो होंगे संसद में निहित होगा। और इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो देखिए है ना, भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी है ना, कुछ बताया जाए न्यायिक शक्तियां भी है, कुछ नियुक्ति के संबंध में कुछ शक्तियां हैं जो कि, और विशेष शक्तियां जैसे सेनाओं का, भारत में तीनों सेनाओं का जैसे है ना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का जो होते हैं मुख्य कमांडर राष्ट्रपति को ही माने जाते हैं। और इनके द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को
किया जाता है ना, आपका अटॉर्नी जनरल का किया जाता है ना, आगे मैं चर्चा करूंगा। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, है ना, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो मैं बता दूं, आज मैं इस पे विशेष चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में कि, है ना, हमारे देश में, है ना, चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रणालियां हैं, है ना, कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, और दूसरा है ना अप्रत्यक्ष, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुने जाते हैं उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन और इसके अलावा और दो, जैसे मान लिया जाए भारत में सांसद, लोकसभा सदस्य का जो चुनाव किया जाता है उस वह कौन से प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत में राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव होती है किस प्रणाली के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, किस प्रणाली के द्वारा होता है। तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो मैं बता दूं कि भारत में जो चुनाव की जो प्रणालियां हैं, चुनाव की प्रणालियां दो प्रकार की है। सबसे पहला है ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना। और दूसरी प्रणाली है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, वोट सिस्टम, है ना, सिस्टम। देखिए, अब रही बात ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है ना। इसका हिंदी में यदि मैं बताऊं तो इसका हिंदी क्या होता है, अग्रताही। क्या होता है, अग्रताही विजेता, अग्रताही विजेता। और यदि इसका बात मैं करूं तो ये होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, है ना। देखिए क्या होता है ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की यदि बात कही जाए तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बोला जाए कि मान लिया जाए कोई चुनाव है ना। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में बोला जाए तो लोकसभा के सदस्य का चुनाव होते हैं हमारे देश में। इस सिस्टम के द्वारा आपका, है ना, मुखिया का चुनाव होता है, जिला पार्षद का चुनाव होता है ना। स्थानीय निकायों में जो भी प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से किया जाता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है ना FPSS, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे मान लिया जाए चार उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार। उस 4 उम्मीदवार में, है ना, 4 उम्मीदवार मान लिया जाए A है, B है, C है और D है। इसमें बोला जाता है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति 500 वोट लाया, है ना, और कोई व्यक्ति 400 वोट लाया, कोई व्यक्ति 300 वोट लाया और कोई व्यक्ति 200 वोट लाया। तो इसमें क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कि वैसे प्रतिनिधि जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है, उसे क्या किया जाता है, विजेता घोषित कर दिया जाता है ना। जैसे लेकिन फिर भी यहां क्या देखा जाए, आप देखिए कि एक को मात्र 500 आदमी चाहने वाले हैं, एक को सिर्फ और सिर्फ
500 आदमी चाहने वाले हैं, लेकिन यही देखा जाए कि ए को कितना नहीं चाहने वाला है, तो 4 और 3 7 है ना, 4 3 7 और 2 900 आदमी, 900 आदमी नहीं चाहने वाले हैं और 500 आदमी सिर्फ चाहने वाले हैं, तो है ना फिर भी वह विजेता, यानी 900 आदमी उस व्यक्ति को नहीं चाहता है, ए को नहीं चाहता है कि वह मुखिया बने, लेकिन फिर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति है ना, यदि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है तो उसे क्या किया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा, है ना। अब आगे मैं चलता हूं, आगे की बात की जाए तो अब रही बात है कि है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव होने है ना होने हैं, या फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किए जाने हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे मान ले जाए कि मुखिया जी का वोट देते हैं तो किसी एक पर ठप्पा लगाना होता है ना। पंचायती चुनाव में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति पर ठप्पा लगाना होता है, या तो है ना, या तो किसी एक व्यक्ति का है ना दबाया जाता है, मतलब अब ईवीएम में एक व्यक्ति का जो सिंबल हो उस पर दबाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है, और यदि मान लिया जाए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यदि एक ही व्यक्ति यदि 2 उम्मीदवार को वोटिंग करता है तो उसकी वोट क्या होती है ना इनवैलिड हो जाती है, यानी है ना अवैध हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाता है उसका। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में है ना सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में ऐसा होता है कि आपको चॉइस देना होता है, क्या देना होता है, चॉइस देना होता है कि यदि मान लीजिए 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है, ठीक है, 4 व्यक्ति चुनाव में है, ए है, बी है, सी है और आपका डी है। यदि इसको वोटिंग करना है, ठीक है, यदि इसका वोटिंग करना है ना, तो इसके वोटिंग में क्या होता है, चॉइस देना पड़ता है, क्या चॉइस देना पड़ता है। मान लिया जाए कि है ना डी को हम प्रथम चॉइस दिए, प्रथम चॉइस दिए, है ना, दूसरे व्यक्ति को हम क्या किए, है ना 3rd नंबर का चॉइस दिया, इसको कितना दिए, है ना 2 नंबर का, इसको 4 नंबर का चॉइस दिए, है ना, इस तरह से दिया जाता है। और इस जब वोटिंग का जब गणना होती है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में, तो उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट चॉइस का कितना, सबसे ज्यादा फर्स्ट चॉइस किस व्यक्ति को है, कि पहले व्यक्ति कौन ऐसे हैं जिसको फर्स्ट चॉइस मिला है ना, इस तरह से किया जाता है। तो इसके अगले यदि अगले बार जब मैं लाऊंगा टॉपिक है ना आपका थ्योरी वाला, तो राष्ट्रपति तो मैं ये सब का डिस्कस करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला भारत में कोई भी चुनाव हो, है ना, कोई भी चुनाव हो, चुनाव आयोग के पास से क्या जाती है ना, चुनाव संबंधी मामले किसके पास, है ना, चुनाव मामले संबंधी, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मतलब चुनाव करवाना है तो किसके साथ जाना है, तो आपका चुनाव आयोग के पास जाना है, चुनाव आयोग के पास जाता है। लेकिन यही बता दे कि राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई मतभेद हो, है ना, यदि कोई मतभेद हो तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय जाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो आप लोग सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, है ना, कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है ना। इन्हें यदि हटाया जाए तो हटाने के लिए, है ना, इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है ना, इनकी सरकार नहीं गिरती है। इनका यदि मान लिया जाए राष्ट्रपति को हटाना है और राष्ट्रपति के द्वारा यदि, है ना, यदि संविधान पे अतिक्रमण, मान लिया संविधान के गलत उपयोग किया जाता है, तो संसद के किसी सदन के द्वारा, है ना, इन पे महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है ना, संसद के किसी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जा सकता है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। देखिए मैं निर्वाचक मंडल की चर्चा किया हूं कि निर्वाचक मंडल क्या होता है ना। निर्वाचक मंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन भाग नहीं लेंगे। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के
सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के, भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन है ना राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडल के या राज्य विधानसभा के कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन सा आपका सही है। तो सांसद के दोनों सदनों पहला पढ़िए कि सांसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों सभी सदस्य, गलत है ये आपका, है ना। दूसरा है आपका, है ना, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मैंने अभी बताया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग की यदि हम बात कर ले, चलिए आज बात मैं करता हूं कि महाभियोग की जब मैं चर्चा करूं, तो महाभियोग की जब मैं चर्चा करूं, है ना, महाभियोग है ना, महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना 61, अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 61 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए, संविधान का गलत उपयोग किया जाए, तो है ना अनुच्छेद 61 के तहत राज्यसभा, है ना, राज्यसभा या लोकसभा के, है ना, राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन, यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर, है ना, महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसके सभी सदस्यों के 1/4 सदस्य का लिखित, है ना, 1/4 सदस्यों का 1/4, है ना, सदस्यों का लिखित, है ना, लिखित प्रस्ताव पारित होता है। लिखित प्रस्ताव है ना प्रस्ताव हो। और बता दिया जाए कि इसे पारित करने के लिए, है ना, इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, कितना तिहाई? 2/3 बहुमत, है ना, 2/3 यानी 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत होना जरूरी है, और है ना ये 2/3 बहुमत जिस टाइम से, है ना, जिस समय से यह पारित हो जाएंगे, उस समय से, है ना, भारत के राष्ट्रपति, हाँ, पद से हटाए जाने, है ना, जा सकते नहीं, मतलब हटा दिए जाते हैं, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही, है ना, किसमें शुरू की जा सकती है? एकदम अभी मैंने डिटेल किया है कि सांसद के किसी सदन के द्वारा, है ना, सांसद के किसी सदन के द्वारा लाया जाता है, सांसद के किसी सदन के द्वारा लाया जाता है। चलिए अगला है आपका कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मैंने अभी बताया अनुच्छेद 61 के बाद मैंने बताया कि महाभियोग का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? महाभियोग का प्रयोग किया जाए, और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही, इम्पीचमेंट के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को, है ना, पद से, है ना, हटाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ना? बताइए, प्रधानमंत्री का तो कोई शक्ति नहीं है ना? पहला ही तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन। उपराष्ट्रपति का भी कोई शक्ति नहीं है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी कोई नहीं है। अब मैंने अभी अनुच्छेद 61 पर बहुत है ना चर्चा किया हूं कि अनुच्छेद 61 किस लिए भारतीय संविधान में आता है, इसके लाने की प्रक्रिया क्या है, या कैसे पारित होता है, या किस तरह से प्रस्ताव लाया जाता है। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, सांसद द्वारा महाभियोग लाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, है ना? तो मैंने महाभियोग में तो चर्चा किया नहीं, मैं यहां बता देता हूं कि यदि राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने की यदि तैयारी की जाती है ना, सांसद के किसी सदन से, तो है ना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, है ना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। तो बता दीजिए कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 14 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध, है ना, महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो मैंने अभी बताया हूं कि सदन के कुल सदस्यों, है ना, सदस्यों से कम 2/3 बहुमत होना जरूरी है। चलिए आ जाइए, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है ना? बार बार ये क्वेश्चन आ रही है ना, कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ना तो प्रधानमंत्री हटा सकता है, ना तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटा सकते हैं, नहीं तो और कोई हटा सकते हैं। तो जब भी हटाएंगे तो सांसद के है ना दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही आंसर होगा, महाभियोग द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो मैं बता दूं कि, है ना, गोपनीयता की शपथ, यानी शपथ कहने का मतलब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है ना, अनुच्छेद 60 में की गई है ना, अनुच्छेद 60 में किया गया है। और वह संविधान के, है ना, संविधान के प्रति समर्पित का संकल्प लेते हैं, वह शपथ लेते हैं, और गोपनीयता की बात की शपथ लेते हैं। गोपनीयता कहने का मतलब यदि कोई योजना है या कोई प्रस्ताव जाता है, तो प्रस्ताव पारित होने से पहले या कोई ऐसी बात हो, है ना, जो कि वह गुप्त रख सकते हैं कोई भी, है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा। वैसे सूचना जैसे बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 और 78 में यह चर्चा किया गया है कि भारत, है ना, भारत में कोई भी कार्य, है ना, यदि किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। और अनुच्छेद 78 यह कहता है कि भारत, है ना, भारत के प्रधानमंत्री यदि कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का सूचना, है ना, सूचना देना अनिवार्य माना जाता है, राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य माना जाता है, अनुच्छेद 78 कहता है। तो इसी के तहत गोपनीयता की बात कही जाती है ना। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का, है ना, मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश CJI, है ना, जो वाई.बी. चंद्रचूड़ अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.बी. चंद्रचूड़ साहब हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो मैं अभी बताया कि ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद
60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है ना। अनुच्छेद 60, देखिए मैं हर एक अनुच्छेद को है ना चर्चा करूंगा। अनुच्छेद 60 कहता है ना, अनुच्छेद 60 में बोला गया है ना, राष्ट्रपति का शपथ है इसमें, है ना। राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की गई है ना। अनुच्छेद 66 बोला जाए तो अनुच्छेद 66 में बोला जाता है कि यदि उपराष्ट्रपति की यदि चुनाव हो, है ना, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, संसद के है ना दोनों सदन, संसद के, है ना, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, है ना। अनुच्छेद 70 कहता है ना, अनुच्छेद 70 क्या कहता है, आप पढ़े होंगे कि यदि मान लिया भारत में राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो तो उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन होते हैं और राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। लेकिन वह ऐसी परिस्थिति भारत में एक बार आ चुकी है, वैसी परिस्थिति कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, तो इस स्थिति में, है ना, कौन कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद, है ना, 70 यही कहता है कि यदि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति और, है ना, प्लस उपराष्ट्रपति के पद खाली हो, खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना, एससी सुप्रीम कोर्ट के है ना मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, है ना, रूप में कार्य करेंगे। चलिए, है ना, अनुच्छेद 58 की बात कह ली जाए तो, है ना, अनुच्छेद 58 कहता है ना, राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति पद के योग्यता के बारे में कहता है। राष्ट्रपति पद के योग्यता, है ना, राष्ट्रपति पद के योग्यता के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, है ना। वह लोकसभा के सदस्य होने का मतलब या राज्यसभा के सदस्य बनने का अर्हता रखता हो, वह भारत के नागरिक हो, वह पागल दिवालिया ना हो, उस पर किसी भी महिला के उत्पीड़न संबंधी किसी प्रकार का, है ना, केस ना हो, वह कभी, है ना, मान लिया जाए कभी भी दहेज प्रथा के केस में ना हो, इस तरह की योग्यताएं रखी गई हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, है ना, राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 कहती है। 60 है शपथ है, 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्य है, और 70 में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे, है ना, किसे देंगे, तो है ना भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ना, कि भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या करेंगे, और यदि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है ना, यदि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को देंगे, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो मैंने अभी खूब चर्चा किया है ना, कि अनुच्छेद 70 क्या कहता है,
अनुच्छेद 70 कहता है कि भारत में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो, दोनों एक समय में खाली हो, तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई क्या होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मैंने अभी चर्चा किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि विद इन 6 मंथ, है ना, 6 मंथ तक के राष्ट्रपति का चुनाव हो जानी चाहिए, और उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हैं, और 6 महीने के विदिन यानी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। ऐसे हमारे भारतीय संविधान में चर्चा की गई है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के चौथे, है ना, चौथे राष्ट्रपति, है ना, भारत के चौथे राष्ट्रपति आपका, है ना, आपका हो जाएंगे बीबी गिरी, है ना, बीबी गिरी। और है ना, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र, सर्वसम्मति कहने का मतलब है ना, कि निर्विरोध, उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, है ना। इसके पीछे भी कहानी है ना, 1977 की बात है ना। लेकिन ये सब कहानी, है ना, जब मैं डिटेल से जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, तो मैं ये सभी बातों का चर्चा करूंगा, है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो आपका, है ना, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है ना। अगले क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, है ना। और बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार 12 वर्षों तक, है ना, 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति, है ना, रह चुके थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो मैंने अभी चर्चा किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आज का, ये अंतिम क्वेश्चन होंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हम लोग आप लोगों के साथ प्रत्येक दिन इस पॉलिटी के श्रृंखला में, है ना, प्रत्येक दिन इस पॉलिटी की श्रृंखला में 25-25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का लाता हूं, और इस तरह से इस श्रृंखला में आपका पॉलिटी का, है ना, हर एक टॉपिक को समाप्त किया जाएगा। और इस श्रृंखला को समाप्त होने के तुरंत बाद, है ना, तुरंत बाद आपका एक नए विषयों के टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे, और इसी तरह से हर एक क्वेश्चन पर मैं आपका डिस्कस करूंगा, जिससे आपके आने वाले सभी परीक्षा में आपका, है ना, बहुत ही सहूलियत होंगे। तो चलिए, है ना, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन होना चाहिए, है ना, निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित किया गया है। तो निर्वाचन की योग्यता, है ना, क्या दिया गया है, निर्वाचन, है ना, पुनः निर्वाचन आपका अनुच्छेद, है ना, 57 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जितना भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो मैं बताऊं, और सभी अनुच्छेदों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। चलिए, है ना, क्यों छोड़ूं, है ना। चलिए, है ना, अनुच्छेद 52, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, है ना, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे, है ना। चलिए अगले अनुच्छेद 54 की बात कही जाए, तो अनुच्छेद 54 मैंने बोला कि अनुच्छेद 54, है ना, इलेक्टोरल कॉलेजियम की बात करती है, निर्वाचक मंडल की बात करती है ना, निर्वाचक मंडल
निर्वाचक मंडल की बात कहती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे और कौन भाग नहीं लेंगे। और अनुच्छेद 55 की यदि बात कही जाए तो अनुच्छेद 55 में है ना वोटिंग सिस्टम है ना, जैसे है ना सिंगल ट्रांसफरेबल है ना, सिंगल 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 ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की चर्चा की गई है ना, सिस्टम की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 57 में तो मैं बताया है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस प्रश्न के साथ आज का है ना, आज का टॉपिक भाग 1 राष्ट्रपति का भाग 1 इस तरह से समाप्त हुआ। और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिस तरह से है ना, जिस तरह से मैं पॉलिटी का ही एक श्रृंखला लाया हूं, उसी तरह से हर एक विषयों का श्रृंखला मैं लाते रहूंगा। और धन्यवाद।